अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन लॉज। न्यूटन लॉज बेसिकली सबसे पहले नंबर पे हम न्यूटन लॉज में पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज। इनको लॉज ऑफ मोशन भी बोला जाता है। तो जो न्यूटन लॉज हैं ये बेसिकली सबसे पहले हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। हर एक लॉ की लिमिटेशन होती है। न्यूटन लॉज की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये ओनली वैलिड फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स स्लो मूव कर रहे होते हैं, स्लो मूविंग पार्टिकल्स के लिए वैलिड होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हाई स्पीडली मूव कर रहे हो, यहाँ पे हाई स्पीड का मतलब असल में एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट है। अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट मीन्स सी के कंपैरिजन में कहीं मूव कर रहे होंगे तो उनके लिए न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते। फिर उनके लिए आप लोग पढ़ते हो आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी या आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बेसिकली सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके होते हो। अब हम फर्स्ट लॉ की अगर बात कर लें तो फर्स्ट लॉ में सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है बेसिकली ये बताता है क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर क्या है। दूसरे नंबर पे अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात कर लें तो स्टेटमेंट इसकी है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करना चाहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और वो भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इस टॉपिक के अंदर एग्जांपल्स हैं। पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स हैं कि अगर किसी बस के अंदर बैठ के पैसेंजर जा रहे हैं और बस अगर ब्रेक अप्लाई कर देती है तो पैसेंजर्स आगे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेट को कॉन्टिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेट थी वो यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बस रेस्ट पे है तो यकदम से आप उसकी स्पीड बढ़ा देते हो या उसको तेज़ कर देते हो तो उस केस में उसके जो पैसेंजर्स हैं वो पीछे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि पैसेंजर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, और वो अपनी रेस्ट स्टेट को मेंटेन रखने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में झुकते हैं। ऐसे ही बुक रेस्टिंग ऑन टेबल, कोई भी बुक अगर टेबल पे पड़ी हुई है तो जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई इस बुक के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे बुक रेस्ट पे जो पड़ी है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की एग्जांपल है। कार सडन रन्स फास्ट, अगर कोई भी कार है वो सडनली फास्टली रन करती है तो उस केस में भी जो भी पैसेंजर्स उसमें, जो भी मुसाफिर उसमें बैठे होंगे, जो भी बंदा उसमें बैठा होगा, वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे एक और की पॉइंट लिखा है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये बेसिकली इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस केस में बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया बोलने का मतलब असल में यहाँ पे ये है कि बॉडी या तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर किसी भी केस में बॉडी की वेलोसिटी या ज़ीरो हो या यूनिफॉर्म हो तो इन दोनों के केसेस में बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है। और आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके होते हो कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बिकम ज़ीरो। तो असल में हमें फ़िलहाल इस बात से गर्ज था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलने का मतलब असल में होता है एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी विल बी ज़ीरो। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने शो किया कि एक बुक लाइंग ऑन ए टेबल, जो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, और बुक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक सीलिंग फ़ैन है। सपोज कर लो सीलिंग फ़ैन एट रेस्ट है तो सीलिंग फ़ैन का जो अपना वेट है वो डाउनवर्ड होगा, और सीलिंग फ़ैन के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको हम टेंशन बोलते हैं तो वो अपवर्ड होगी, जिसकी वजह से सीलिंग फ़ैन के ऊपर लगने वाली, इन दोनों के केसेस में लगने वाली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो रहेगी। तो ये आपके पास सारे के सारे फर्स्ट लॉ की एग्जांपल्स भी हैं और फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस भी हैं। अब हम बात करते हैं जी न्यूटन से सेकेंड लॉ की। तो न्यूटन से सेकेंड लॉ बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि ये क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है। फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है, सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करता है। अब क्वांटिटेटिवली कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी कि व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, जो फोर्स इस बॉडी पे एक्ट करेगी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। मैंने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन लिख दी कि अगर बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उससे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वही एक्सेलरेशन मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स आप बढ़ा दोगे तो उसका मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप उस बॉडी का मैस बढ़ा दोगे तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा,
क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है मास और एक्सेलरेशन का। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो 1 kg है और ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो 5 kg है। तो 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे, 100 न्यूटन, और 5 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अगर आप 100 न्यूटन फोर्स लगाओ, इसका मतलब आपने फोर्सेस सेम लगा दी दोनों के ऊपर। तो इसका मतलब आप लोगों के पास ये जो 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जो 5 kg वाला ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब फोर्सेस सेम हो तो एक्सेलरेशन का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों के केस में इन्वर्स रिलेशन रहेगा। अगर आप इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हो तो न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों के पास बेसिकली आ जाता है, F = ma। यहाँ से आप अगर फोर्स का यूनिट निकालो तो वो न्यूटन आ जाता है, मास का यूनिट आप लोगों के पास kg आ जाएगा और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो न्यूटन बेसिकली ड्राइव यूनिट है और kg मीटर/सेकंड स्क्वायर बेसिकली बेस यूनिट है। मैंने यहाँ पे CGS यूनिट भी लिख दिया है। फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वो बेसिकली डाइन होता है। तो आप लोगों के पास जो 1 न्यूटन होता है उसमें 10⁵ डाइन्स होते हैं। तो डाइन इज़ बेसिकली CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये CGS यूनिट है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स। और यहाँ से अगर आप 1 डाइन निकालोगे वो आ जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन्स। यहाँ पे ये आप लोगों के पास न्यूटन से सेकंड लॉ की फॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे की पॉइंट के लिए कि ये पेयर ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है। पेयर ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमेशा फोर्सेस पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, सिंगल फोर्स कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अगर आप लोग बात कर लो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली पेयर ऑफ फोर्सेस हैं। ये इन दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे की इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट रहती है। अब इसी तरह से बात ये कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो बेसिकली ये पेयर ऑफ फोर्सेस को ही इंडिकेट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। क्यों ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़। एक ही बॉडी पे अगर एक्ट करते तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो ये हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। अब हम अगर बात कर लें इसके MCQs की, तो फर्स्ट वाला जो MCQ मैंने ये लिखा है, अ 3 kg initially at rest experiencing a force producing a velocity of 12 मीटर/सेकंड इन 4 seconds. What is this applied फोर्स? आप लोगों ने फोर्स बतानी है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं, वो बेसिकली होता है F = ma। हम एक्सेलरेशन की बजाय वेलोसिटी ओवर टाइम लिख सकते हैं। तो अगर आप वैल्यूज पुट करें तो मास आप लोगों के पास है 3, वेलोसिटी आप लोगों के पास है 12 और टाइम आप लोगों के पास है 4। तो 4 और 12 ये दोनों कट जाएंगे तो बेसिकली बचा 3। तो असल में 3 × 3 आपके पास आ जाएगा 9 न्यूटन। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें सेकंड MCQ की, तो पर्सन जम्प्स फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट टूवर्ड्स अ शोर, द बोट मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो किस वजह से? ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं। ऑप्शन बी ओनली इनर्शिया, नहीं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन द पर्सन एंड द बोट। सो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लग जाएगा आपके पास। ऐसे अगर आप थर्ड MCQ की बात कर लो, अ पर्सन जम्प्स फ्रॉम स्टेशनरी बोट टूवर्ड्स द शोर, द बोट मूव्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करो तो यहाँ पे 2 फोर्सेस F and 2F, 2 फोर्सेस F and 2F एक्ट सेपरेटली ऑन द सेम बॉडी। इसका मतलब यहाँ पे असल में आप लोगों के पास जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है। अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो आप लोगों से पूछा गया एक्सेलरेशन A1 एंड A2, आप लोगों ने इन दोनों की रेशो बतानी है। असल में आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। उसने बोला अगर मैसेज सेम हो, 2 सेम ऑब्जेक्ट है तो मैस सेम हो गया। अगर मैस सेम है तो आप लोग एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ रिलेशन देखो तो डायरेक्ट होता है। तो वो आपसे कहते हैं A1 और A2 की रेशो बताओ, तो आपके पास वो आ जाएगी F1/F2 जस्ट। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो आप लोगों के पास F1 की वैल्यू कितनी है, वो है F, F2 की वैल्यू कितनी है 2F। सो यहाँ से अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आप लोगों के पास F से F कट जाएगा, तो असल में आ जाएगा 1/2। 1/2 मीन्स 1:2। सो बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन।
सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी।